नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने देश को किया संबोधित, कहा भारत द्वारा 1 साल में 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाना मानवता के लिए बड़ी उपलब्धि। 21 जून से देश में 18+ के वैक्सीनेशन के लिए राज्यों को केंद्र देगा मुफ्त वैक्सीन। राज्य सरकार ने आंशिक ढील के साथ 15 जून तक बढ़ाया कोविड कर्फ्यू। ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधिकारी अपने क्षेत्र में कोविड की स्थिति के अनुसार आदेश जारी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर लंबित 600 करोड़ के 42 प्रस्तावों पर स्वीकृति का अनुरोध किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी भेंट कर इंडिया एंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर परियोजना को स्वीकृति देने का किया निवेदन। और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक। नॉन पेंशन योजना लागू होने के बाद नियुक्ति पत्र प्राप्त न होने पर पेंशन से वंचित कर्मचारियों के मामले पर की गई चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण के कारण मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए की। उन्होंने कहा कि बीते 100 सालों में आई ये सबसे बड़ी त्रासदी है जो आधुनिक विश्व ने न देखी और न अनुभव की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महामारी के खिलाफ कई मोर्चों पर हमारा देश एक साथ लड़ा और एक बड़ा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा तैयार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने में पूरी दुनिया से संसाधन जुटाए गए और 1 साल में 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाकर दिखा दी। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में वैक्सीन बनाना मानवता के लिए बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 जून से देश में 18+ के वैक्सीनेशन के लिए राज्यों को केंद्र द्वारा मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामलों में आ रही कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने आंशिक ढील देते हुए कोविड कर्फ्यू को 15 जून तक बढ़ा दिया है। बीते रोज शासन ने इसकी एसओपी जारी कर दी। आपको बता दें कि कोविड कर्फ्यू के दौरान इस सप्ताह सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें रोजाना सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। वहीं स्टेशनरी की दुकानें, जनरल स्टोर और किराना की दुकानें बुधवार 9 जून और सोमवार 14 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। वहीं सरकार ने इस हफ्ते शराब
शराब के ठेके खोलने का भी फैसला लिया है। ठेके हफ्ते में 3 दिन, बुधवार 9 जून, शुक्रवार 11 जून और सोमवार 14 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। वहीं बार अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। इस दौरान फल, सब्जी, डेयरी, दूध, बेकरी, मांस, चिकन और मछली की बिक्री, उनके परिवहन और वेयर हाउसिंग तथा संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर सुबह 8 से 12 बजे तक खुलेंगी। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रदेश में 7 दिन के लिए कर्फ्यू बढ़ाया गया है। इस अवधि में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधिकारी अपने जिले में कोविड की स्थिति के अनुसार आदेश जारी करेंगे। जिस तरह से लगातार आंकड़े नीचे आए, ये साफ संकेत था कि कोविड कर्फ्यू का फायदा इस जंग में मिल रहा है और आंकड़े अब 500 पर है। 500 में बहुत ज्यादा आपको ये आशा के अनुरूप तो आए, ये उम्मीद थी कि 500 आएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें सकून की बात नहीं है, क्योंकि पूरे देश में भी जब पहली बार कर्फ्यू लॉकडाउन लगा था 3 महीने का, तो 543 ही संक्रमित लोग थे। लेकिन हम लोगों ने जो ये अभी SOP जारी की, इसमें 3 दुकानों को खोलने का निर्णय लिया। इसके अलावा जो और आपने देखा काफी कुछ इसमें रिलीफ देने का काम किया गया, लेकिन आज व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल मुझे मिला था, काफी लंबी वार्ता के बाद उन्होंने कुछ उनके सुझाव थे, जिन सुझावों पर सरकार विचार कर रही है और उसमें जो भी व्यवहारिक हुआ उसके हिसाब से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। भेंट के दौरान दोनों के बीच राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री से केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि के अंतर्गत भारत सरकार में लंबित लगभग 600 करोड़ रुपए के 42 प्रस्तावों पर स्वीकृति का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 6 राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में जल्द अधिसूचित करने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के विश्व प्रसिद्ध 4 धामों तक जाने वाले ऋषिकेश भानियावाला मोटर मार्ग के 2 लेन का होने के कारण आने वाली समस्याओं से श्री गडकरी को अवगत कराया। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उत्तराखंड में स्टेट लेड मॉडल के अंतर्गत भारत नेट फेज 2 परियोजना की सैद्धांतिक स्वीकृति पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने परियोजना की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य में इंडिया एंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर परियोजना की स्वीकृति प्रदान करने का भी अनुरोध किया। इससे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विभागों की कार्यप्रणाली के कंप्यूटरीकरण में मदद मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कुमाऊं मंडल में एम्स की शाखा की स्थापना का अनुरोध किया। वहीं बीते रोज मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री RK सिंह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने श्री सिंह को अवगत कराया कि राज्य सरकार पर्यावरणीय अनुकूल ऊर्जा विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल की उप समिति ने आज पेंशन मामले पर एक महत्वपूर्ण बैठक विधानसभा में आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। दरअसल 1 अक्टूबर 2005 को प्रदेश में नॉन पेंशन योजना लागू की गई थी, जिसके तहत सरकारी सेवाओं में आने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन का लाभ समाप्त कर दिया गया था। वहीं इस बीच कई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें समय पर नियुक्ति पत्र प्राप्त न होने से पेंशन योजना से वंचित रहना पड़ा। आज बैठक के बाद इस मामले पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि पेंशन नियमावली को ध्यान में रखते हुए जल्द ही एक बार फिर मंत्रिमंडल की उप समिति बैठक आयोजित की जाएगी और कर्मचारियों के लिए उचित निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा। विभिन्न हाईकोर्टों के माननीय सुप्रीम कोर्ट के उत्तर प्रदेश की जो सेवा नियमावली है, पेंशन नियमावली है, उत्तराखंड की जो पेंशन नियमावली है, उन सारों पे चर्चा हुई है और इसके बाद हम फिर दोबारा इस पे बैठेंगे। लेकिन क्योंकि ये मामला इतना पेचीदा है और विभिन्न इसमें मामले न्यायालय में इस समय चल रहे हैं, तो इस पे हम जो भी निर्णय करेंगे पूरे प्रदेश के सभी का ध्यान रखते हुए, वित्तीय और पेंशन की नियमावलियों का ध्यान रखते हुए अपनी संस्तुति इस पे करेंगे। बैठक में उप समिति के सदस्यों के रूप में मंत्री बंशीधर भगत, मंत्री सुबोध उनियाल के अलावा सभी संबंधित उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।
प्रदेश के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधानसभा में आपदा प्रबंधन विभाग की अहम बैठक ली। इस बैठक में आपदा के लिहाज से संवेदनशील गांव के विस्थापन को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान विभागीय मंत्री ने जानकारी दी कि आपदा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में 2 हेलीकॉप्टरों को किराए पर लिया गया है, जो पिथौरागढ़ और गौचर में रहेंगे और आपातकालीन स्थिति में एयरलिफ्ट करने और व्यवस्था बनाने में सहयोग देंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिलाधिकारी को 5-5 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त कराई गई है, ताकि आपदा से निपटने के लिए जिला स्तर पर व्यवस्थाएं हो सकें। एक हमने 2 हेलीकॉप्टर हायर कर देखे हैं कि वो 15 जून से जो है एक पिथौरागढ़ में रहेगा और एक गौचर में रहेगा। तो कहीं भी अगर कोई दिक्कत होगी तो हम ये लिफ्ट भी करा सकते हैं और सारी व्यवस्था कर सकते हैं। हमने पर्याप्त व्यवस्थाएं, पर्याप्त धन जो है दे दिया है। सभी जिलाधिकारियों को भी 5-5 करोड़ रुपए जो है मुक्त करा दिए गए हैं कि अगर कहीं भी कोई तात्कालिक उनको कोई आपदा में कोई समस्या होगी तो तुरंत जो है उसको रिलीज कर सकते हैं। उत्तराखंड के औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी रुड़की के भगवानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने औद्योगिक संगठन के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान विधायक ममता राकेश और प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे। वहीं औद्योगिक जनप्रतिनिधियों ने मंत्री गणेश जोशी के सामने अपनी समस्याएं रखी, जिस पर उन्होंने समाधान का आश्वासन दिया। मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि बिजली, जलभराव और ट्रांसपोर्ट के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि जलभराव के लिए ड्रेनेज के लिए 300 करोड़ रुपए की डीपीआर शासन में लंबित है। इस बारे में वो मुख्य सचिव से बातचीत करेंगे, ताकि औद्योगिक क्षेत्र में जलभराव की समस्या से निजात मिल सके। हमारी सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने की पक्षधर है और इसके लिए शासन स्तर पर जहां भी वार्ता करनी पड़ेगी हम करेंगे और इनको जो इनकी समस्याओं का निदान करेंगे। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ पर ड्रेनेज की है, उसकी एक 250-300 करोड़ की डीपीआर बनकर शासन में पड़ी है। मुझे बताया गया कि सिंचाई विभाग उसको देख रहा है। मैंने आपको स्पष्ट किया कि जाते ही मैं चीफ सेक्रेटरी से बात करूंगा, क्योंकि लगभग 300-400 करोड़ का रेवेन्यू हमें यहाँ से मिलता है। ऐसे में अगर हम इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर यहाँ के उद्योगों को साथ देंगे तो निश्चित ही और उद्योग भी यहाँ पर आएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के छात्रों के प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 जून कर दी है। सीबीएसई ने स्कूलों को छात्रों के प्रैक्टिकल और अन्य आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा ऑनलाइन कराने की अनुमति दे दी है। स्कूलों और शैक्षिक संस्थानों के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों को लिखे पत्र में परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने बताया कि कुछ स्कूल कोविड महामारी के कारण छात्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए हैं। सीबीएसई ने मूल्यांकन का कार्य 28 जून तक पूरा करने को कहा है और इस कार्य के लिए स्कूलों को और समय नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि सीबीएसई ने इससे पहले 10वीं कक्षा की तरह 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद कोरोना महामारी के बीच छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था। जहां एक और कोरोना महामारी के कारण लोग घरों में कैद हैं, तो वहीं कोविड कर्फ्यू दुर्लभ जंगली जानवरों और पक्षियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। कोविड कर्फ्यू के कारण सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम होने से इन दुर्लभ जानवरों और पक्षियों को खुले में घूमने का मौका मिला है। सीमांत चमोली जिले में 2500 मीटर की ऊंचाई पर केदारनाथ वन प्रभाग के काचुला खर्क और सौर खर्क के जंगल में एक दशक बाद दुर्लभ कस्तूरी मृग देखा गया। केदारनाथ वन प्रभाग के डीएफओ अमित कंवर ने बताया कि केदारनाथ वन जीव प्रभाग हिमालयी कस्तूरी मृगों के संरक्षण पर विशेष जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि कस्तूरी मृग का दिखना इनके संरक्षण के लिए शुभ संकेत है। कोविड के दृष्टिगत भी जो है वो ह्यूमन जो प्रेजेंस है वो काफी जगहों पर कम हुई है, जिस वजह से जो वन्य जीव जंगलों के मध्य रहते हैं वो जो है आबादी के पास भी आ रहे हैं और काफी ऐसे दुर्लभ जीव भी हैं जो आजकल ले रहे हैं। जैसे हालांकि अभी हाल ही में एक कस्तूरा मृग जो है वो केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य की सीमा में जो है वो देखा गया है।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पर्यावरण के साथ ही बाघों के संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाता है। यही कारण है कि अब तक बाघों के पर्यावास के लिए मशहूर ये क्षेत्र अब तितलियों के संरक्षण के लिए भी जाना जाएगा। दरअसल इस क्षेत्र में कई तरह के जीव जंतुओं के साथ ही कीट पतंगों और पक्षियों की भी अपनी एक निराली दुनिया है। इनमें तितली एक महत्वपूर्ण कीट है, जिसके गहन अध्ययन के लिए कॉर्बेट में अब बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है। पार्क निदेशक राहुल ने जानकारी दी कि ढेला गेट के पास 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में तितलियों के लिए इस पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जो तितली प्रेमियों के साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। जो यहाँ पे लोग हैं आते हैं या जो हमारे स्टाफ भी हैं, उनमें भी बटरफ्लाइज को लेके अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक हेक्टेयर क्षेत्र को डेवलप किया जा रहा है। जो ढेला का जो हमारा जोन है वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे इसमें बहुत डेंसली जो हमारे बटरफ्लाई स्पेसिफिक जो प्लांट्स हैं उनको लगाया जाएगा, ताकि जो लैंडस्केप में अलग अलग बटरफ्लाइज हैं वो एक छोटे से एरिया में इकट्ठे हों। उससे एक अवेयरनेस भी बढ़ेगी और उसका डॉक्यूमेंटेशन करने में भी आसानी होगी। वहीं तितली विशेषज्ञ संजय छिम्बाल ने बटरफ्लाई पार्क निर्माण के लिए कॉर्बेट पार्क प्रशासन की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयास आने वाले समय में पर्यटकों और विशेषकर तितली प्रेमियों को आकर्षित करेंगे। देखिए, ये कॉर्बेट प्रशासन का सराहनीय प्रयास है। पूरे देश में इस समय तितलियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और अगर कॉर्बेट में एक बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है तो मुझे लगता है कि इसकी सराहना की जानी चाहिए। इससे एक और पर्यटक भी लाभान्वित होंगे और साथ ही साथ तितलियों का संरक्षण भी हो सकेगा। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी आरोग्य सेतु या कोविन के माध्यम से खुद को रजिस्टर करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसी के साथ ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।